की यार, मोस्टली जो है क्या कहते हैं डेरिवेशन जो कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं कि मतलब जो टर्म आप लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो उसको वो क्या चीज़ है। मैं देख रहा था तो उसमें सिर्फ एक मोहित का पेपर मैंने देखा जिसमें उसने एक्सप्लेन किया है, तो उसको मैंने मार्क्स दिए हैं। और सेम चीज़ बाकी बच्चे कर रहे थे बट बता नहीं रहे थे कि क्या है कैसे है, तो वो मार्क्स कट हुए हैं। तो डेरिवेशन करते समय एक्सप्लेन जरूर करें कि जो भी टर्म आप लिख रहे हो वो क्या निकाल रहे हो और कैसे निकाल रहे हो, ये भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। ठीक है। सर मेरे कहाँ पे कटे थे मार्क्स? तेरे कटे हैं 5 मार्क्स वाले में कटे हैं और 1-2 मार्क्स वाले में कटे हैं शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आंसर आप सभी को है, क्वेश्चन सभी के लिए है। आप सॉल्व करके हैंड रेस करेंगे कि किसका सॉल्व हो गया है। ठीक है। तो इन अ मीडियम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्टेंस d अपार्ट इज f। ठीक है। एक मीडियम है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस के जो कि d डिस्टेंस की दूरी पे हैं उनमें फोर्स लग रहा है f। ओके। What distance apart should these be kept in the same medium so that the force between them becomes 3f यानी 3 times और f by 3। फर्स्ट है 3f और सेकंड है f by 3। यानी कि उन दोनों चार्जेस के बीच में हम डिस्टेंस को कितनी दूरी पे रखें सेम मीडियम में कि उसका फोर्स 3f हो जाए और f by 3 हो जाए। ये दो केस हैं, दोनों केस के लिए डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो अब आप सॉल्व करें इसे, 2 मिनट के अंदर जल्दी से आंसर बताएं। सर फर्स्ट में 1/d/3 होगा d/3। ओके। और सेकंड में 3d। 3d। ये निशु ने आंसर दिया है, बाकी देखते हैं। निशु का आंसर है question is in a medium the force of attraction between 2 point electric charges distance d apart is f। what distance apart should these be kept in the same medium so that the force between them becomes 3f or and f by 3। सर फर्स्ट में d/√3 होगा। फर्स्ट में d/√3 और सेकंड में √3 into d। √3 into d। ये आया है आशीष का आंसर। भैया 2 मिनट हो गए कंप्लीट, सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया। सर आशीष का ठीक है। कशिश 3D और 4D नहीं। तो ये इसमें आशीष का आंसर ठीक है, निशु का गलत है। निशु ने खुद इसको सही कर दिया। वेरी गुड निशु, अपनी गलती पहचानना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको शाबाशी मिलती है, बस और कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो अब ये कैसे हुआ, सिंपल सी बात है। फोर्स पूछा है दो चार्ज के बीच में जो कि d डिस्टेंस की दूरी पे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q1 Q2 K अपॉन में d²। ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। इसका मतलब है कि अगर दोबारा वो पूछ रहा है जिसमें वो चार्ज को सेम रख रहा है, मीडियम को सेम रखा है, मतलब मीडियम को सेम रखना मतलब k को सेम रखना, चार्ज की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब जो F है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, d² के। और आपको d की वैल्यू निकालनी है अगर f इतना हो जाएगा तो। ठीक है। तो अब वही सेम बात है कि अगर डायरेक्टली है तो इसका मतलब d की वैल्यू निकालोगे तो d इज इक्वल टू किस पे डिपेंड करेगा, 1/√f पे। सिंपल सी बात है, जो फाइनल d होगा वो 1/√f पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब यही है कि अगर नया d जो निकालोगे, नया d अगर निकालोगे तो क्या पहले केस में क्या हो रहा था,
3f हो रहा था। 3f अगर रखोगे तो किस पे डिपेंड करेगा, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3f। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो मतलब √3 की वैल्यू आ गई आपकी, इसलिए आंसर सॉरी, या इस तरीके से देखो उसको। तो d चेंज हो रहा है, ये वैल्यू तो सेम रहेगी। तो अगर नया फोर्स निकालेंगे जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन में d डैश का स्क्वायर। तो f डैश क्या हो गया आपका, 3f हो गया। तो 3f अगर हो गया तो k q1 q2 अपॉन में d डैश का स्क्वायर अगर आप निकालोगे, तो अगर आप देखो इसको डिवाइड करो तो d डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, इसको इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, f/3f इज इक्वल टू डी का स्क्वायर अपॉन में डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो f से f कैंसिल हो गया और d डैश आपको निकालना है, तो आपका d डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, d डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, तो d डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया d²/3 और यहाँ से स्क्वायर सॉल्व करोगे तो d डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, d/√3। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। कशिश आया समझ में, कहाँ गलती करी आपने? यस सर। तो ये चीज है। और इसी तरीके से इसका उल्टा कर दो, f/3 कर दोगे तो √3d आ जाएगा। तो मतलब दो इक्वेशन बनानी है, एक पुरानी और एक नई, दोनों को डिवाइड कर दो और d डैश की वैल्यू निकाल दो दोनों केस में, तो आपका सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है मोहित जी, सॉल्व नहीं हुआ जल्दी, क्या बात है? कर लिया सर। तो आंसर नहीं बताया आपने, लेट बता रहे हो, कर तो लिया, बात है जल्दी। अब आंसर देंगे दिव्यांशु जी। ठीक है, तो अपना माइक ऑन कर लें। Define dielectric constant of a medium in terms of force between electric charge. Divyanshu, define dielectric constant of a medium in terms of force between electric charge. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आपको डिफाइन करना है फोर्स के टर्म में। दिव्यांशु, So it is the ratio of force between two charges placed some distance apart in vacuum. बस ओके, और कोई चेंज करना चाहे इसको, इस आंसर को? कशिश याद है? एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करना है इन टर्म ऑफ फोर्स, फोर्स के टर्म में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा ना, चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया कशिश? यस सर, ई आर ना? हाँ ई आर, तब वही सेम ही बात है। ई आर नहीं कहेंगे उसे, एप्सिलॉन आर कहेंगे या एब्सोल्यूट के। रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस। थामा, ये आप बता रहे हो एप्सिलॉन नॉट के टर्म में, मैं पूछ रहा हूँ फोर्स के टर्म में, आता है? टर्म में नहीं पता। रचित, फोर्स की टर्म में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? चलो निशु बताओ। Force in free space by force in vacuum. नहीं, in medium. इतना लिखोगे तो फिर आधे मार्क्स मिलेंगे ना, प्रॉपर अच्छे से डेफिनेशन बोलो। Sir, इसीलिए in मार्क्स, ratio of force between two charge placed or distance apart. इसीलिए आप लोगों के मार्क्स कटते हैं, आधी अधूरी डेफिनेशन बताएंगे। इट इज द रेशो
it is the ratio of the force between two charges apart a distance in air to the force between the charges apart in the medium. इस तरीके से प्रॉपर डेफिनेशन बतानी है, या सेपरेटेड बाय। सर हाँ। मैंने जो बोला भी आवाज आई थी? आधी आई थी, आधी डेफिनेशन आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रहा हूं, ये सभी सॉल्व करेंगे। लेट्स सी किसका आंसर पहले आता है। 2 point charges having equal charges separated by 1 meter distance. 2 point charges having equal charges separated by 1 meter distance experience a force of 8 Newton. 2 point charges having equal charges separated by 1 meter distance experience a force of 8 Newton. What will be the force experienced by them if they are held in water at the same distance? If they are held in water at the same distance, तो नया फोर्स क्या होगा इसमें? के वाटर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर का दिया हुआ है वो दे रखा है 80। कशिश, ये जो था ये आपने जो पढ़ा है उसका अपोजिट आपको याद रखना है, दैट इज एफ नॉट बाय एफ, रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर टू द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम। ओके सर Okay, मीडियम sir. क्या है? मीडियम वाटर है। 1/√10 आ रहा है। 1/√10 आ रहा है। फोर्स इन वाटर 1/√10 आ रहा है। सर 1/10 न्यूटन। 1/10 न्यूटन। गुड, 1/10 न्यूटन आया रचित का आंसर पहले। गुड, अब कैसे आया बाकी सॉल्व करके बताएं, अगर उनका आ रहा है तो मैं बताऊं, नहीं तो वैसे तो फॉर्मूला सामने ही लिखा हुआ है, सॉल्व हो जाना चाहिए। सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है K इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ। एफ क्या है? मीडियम। तो मीडियम यानी वाटर, तो ये वाटर, आपको वाटर में फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो एफ नॉट बाय के हो जाएगा। जब एफ नॉट यानी एयर में फोर्स कितना लग रहा है? 8 न्यूटन। एयर में फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन। के की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80। तो कितना हो गया? 1/10 यानी कि 0.1 न्यूटन। मोहित, कशिश आया समझ में? Yes, sir. Force in space to the medium. ओके, ये क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन था। थोड़ा आप चैप्टर 2 का भी पूछते हैं क्योंकि मिक्स पूछना है बस। आप चैप्टर 2 Is electrostatic potential necessarily zero at a point where electric field strength is zero? Illustrate your answer. इसका आंसर जो दे पाएगा वो हैंड रेज करेगा, मैं फिर उससे पूछूंगा। Is electrostatic potential necessarily zero at a point where electric field strength is zero? Illustrate your answer. कौन देगा आंसर? फिर से बोलना है एक बार। Is electrostatic potential necessarily zero at a point where electric field strength is zero? क्या ये नेसेसरी है जहां पे पोटेंशियल जीरो हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी जीरो हो? सर कांस्टेंट होता है। हाँ, तो फिर आंसर क्या होगा वो बताओ ना।
यस नहीं, अगर नो जीरो होगा तो फिर, अगर पोटेंशियल जीरो होगा तो फिर कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, मतलब जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब नो आंसर हुआ, है ना। और कोई आंसर देना चाहता हो? देखिए आप लोग यहाँ पे जो आंसर देंगे उसी बेस पे मैं जज करूंगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा है, तो इसीलिए सर पढ़ जीरो के। होगा, जीरो होगा क्यों? मतलब आंसर यस है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय आर, इनकी V बाय आर होता है। तो अगर V जीरो हो तो फिर तो जीरो ही होगा। V बाय आर जो होता है वो फॉर्मूला आया कहाँ से है? बुक में था। बुक में था, पर वो आया कहाँ से? किसी से तो आया होगा। अच्छा सर, जीरो होगा। जीरो होगा। अभी तेरा भी आंसर चेंज हो गया। दिव्यांशु हाँ सर, सेइंग वो नॉट नेसेसरी। एनीवन वांट टू आंसर डिफरेंट आंसर? दिव्यांशु सर वो सेज नॉट नेसेसरी। अच्छा चलो ये बताओ, कौन कौन कह रहा है कि नेसेसरी नहीं है? ओनली दिव्यांशु। और कौन कौन कह रहा है नेसेसरी है? निशु कह रही है, मोहित कह रहा है, आशीष, रचित कह रहा है। अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन बताएं, अभी एक फॉर्मूला मैं पूछ रहा हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल पोटेंशियल बाय, टू dv बाई डी आर। dv बाई डी आर इज इक्वल टू dv बाई डी आर। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए कि अगर पोटेंशियल जीरो होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहाँ पे? यस सर। कैसे? कैसे? सर dv बाई डी आर फिर जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड dv बाई जीरो हो डी आर जाएगी। कहाँ जीरो हो रहा है? सिर्फ v जीरो हो रहा है ना। हाँ तो v का मतलब जीरो का डिफरेंशिएशन तो जीरो जीरो ही होगा ना, कौन? कांस्टेंट है तो। चलो ठीक है, वो हो गया। ओके ठीक है, अब एक तरीके से और बताते हैं, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल तो कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब इसका मतलब वो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का जीरो होता है ना, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था पहले उसका आंसर क्या हुआ? नो। सर आपने तो क्वेश्चन का आंसर नो। इलेक्ट्रिक पूछा था ना, मैंने पूछा इलेक्ट्रिक कि फील्ड। अगर पोटेंशियल जीरो है तो क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, या तो वो रिवर्स भी तो केस हो सकता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब ये जरूरी हो कि पोटेंशियल जीरो हो, ये भी तो कह सकते हैं। दोनों को ही तो रिलेट करना है। ये कंपलसरी नहीं है ना कि अगर पोटेंशियल जीरो होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो उसका जरूरी है कि पोटेंशियल भी जीरो हो, ऐसा कंपलसरी तो नहीं है, हर केस में पॉसिबल तो नहीं है। ऐसा हो सकता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है पर पोटेंशियल वहां पे कांस्टेंट है। जब पोटेंशियल जीरो होगा तो फिर करंट कहाँ से होगा? पोटेंशियल जीरो होगा वो अलग केस है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तो क्या पोटेंशियल जीरो होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, तब तब तो कांस्टेंट होगा। तब कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब नेसेसरी नहीं है। आपको जस्ट ये बताना कि नेसेसरी है कि नहीं है, ठीक है। दोनों का, चाहे इसे इधर देखो या उधर से इधर देखो, वो बताना है कि नेसेसरी है कि नहीं है। तो नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो वहां पे पोटेंशियल भी जीरो हो जाए, ठीक है। या फिर जहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो तो वो तो केस तो होगा ही, वहां पे पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होगा, बट अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल ना हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल कौन देगा? ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? कंडक्टर के अंदर, मतलब कैसा कंडक्टर के अंदर? कौन सा कंडक्टर, वायर, क्या? होलो कंडक्टर जो होता है, मतलब हाँ, उसके अंदर की। होलो कंडक्टर नहीं बोलेंगे उसे, होलो स्फेरिकल कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई होलो स्फेरिकल बॉडी है
तो होलो स्फेरिकल बॉडी में जैसे टेनिस की बॉल है, अगर वो मेटल की है टेनिस की बॉल, तो उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बट पोटेंशियल कांस्टेंट है। कोई भी पॉइंट उठा लो, पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? इसका रीजन कौन बताएगा? वो अंदर वाले कैंसिल कर देती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन because charge always lie on the surface, because charge always lie on the surface, so electric field perpendicularly outward निकलेंगी, not inside the board। रचित, जब आपका माइक सही है तो आप बोल क्यों नहीं रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबको क्लियर हो गया होगी बात कि ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो हो सकता है, नेसेसरी नहीं है। एग्जाम्पल बता दिया, होलो स्फेरिकल कंडक्टर। रीजन, क्योंकि चार्ज ऑलवेज लाई ऑन द सरफेस, सरफेस पे ही लाई करते हैं चार्ज। वन क्वेश्चन टेस्ट में से, टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है मोहित, मतलब तू ये आंसर गलत करेगा ये उम्मीद नहीं थी। सिंपल सी बात है कि एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और एक सर्कुलर रिंग है। अगर ये करंट इसके पास से फ्लो कर रहा है तो इसमें इंड्यूस करंट कितना होगा? तो मोहित तूने आंसर क्या लिखा है? अरे सर वो समझ नहीं आया मेरे को। समझ में नहीं आया? बोल रहा है स्टडी करंट है। स्टडी करंट का मतलब करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में चेंज नहीं जीरो आ होगा रहा। सर। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस करंट कहाँ से होगा? तो आंसर इसका जीरो था। और बहुत बच्चे डेफिनेशन लिखते समय एडी करंट, इंड्यूस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस सब में मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का यूज नहीं करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूज करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होता रहेगा, वो तो बाहर भी चेंज होता रहेगा, उससे क्या लेना देना। जब तक जिस रिंग की बात कर रहे हो, जिस लूप की बात कर रहे हो, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। तो यू हैव टू यूज द टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बच्चे ये आंसर लिख रहे थे। What is the amount of work done in moving a 100 nanocoulomb charge? Next question है, what is the amount of work done in moving a 100 nanocoulomb charge between 2 points 5 centimeter apart on an equipotential surface? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस पे 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक 100 नैनोकूलम चार्ज को लेके गए, यानी कि डिस्प्लेस किया, तो क्या अमाउंट होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा ये बताइए। जीरो होता है ना? मोहित का आंसर जीरो। एनीवन, एनी अदर आंसर? मोहित जीरो। सर रिपीट करना एक बार। 5 सेंटीमीटर मतलब एक सर 100 पोटेंशियल सेव रहेगी, जीरो ही आएगा। लचित का आंसर भी जीरो आ गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक 100 नैनोकूलम चार्ज को 5 सेंटीमीटर दूर सर तक जीरो लेके गए, होगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा? दिव्यांशु जीरो। तो आशीष बताएं। कशिश? यस सर। आता है चैप्टर सेकंड किया? कितना किया आपने? तो मेरी स्टार्टिंग की 15 क्लास हुई है। अच्छा, 3 क्लास हुई है। उसमें इक्विपोटेंशियल आया अभी तक? नहीं आया? नहीं। तो आंसर जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो? इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है उसका मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पे पोटेंशियल सेम होगा। तो लेट्स से अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो
ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो वो क्या होगा, VB माइनस VA अपॉन में Q। ये क्या होगा आपका A से B के बीच का अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम, VA इज इक्वल टू VB। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। समझ में आया सभी को? तो मोहित का पहले आंसर आया था इसलिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बाकी 2 बच्चों का भी आंसर आया था इसलिए वो वेरी गुड, बाकियों का आंसर नहीं आया क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ते नहीं है। कशिश, आपको ये बात समझ में आई? यस सर। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला है, ये आपने पढ़ लिया होगा, अगर मैंने पोटेंशियल वहां पे आपने अभी तक उस टॉपिक पे गए हो तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा डिफरेंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स 3 mm यानी मिलीमीटर, 3 millimeter apart. Find the electric field between two metal plates 3 millimeter apart connected to a 12 volt battery. Connected to a 12 volt battery. तो दो प्लेट के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है आपको। मैं क्लास को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, रिकनेक्ट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट 3 millimeter अपार्ट कनेक्टेड टू अ 12 volt बैटरी। सर 4 वोल्ट मिलीमीटर। 4 volt मिलीमीटर, मिली तो नहीं आएगा। नहीं सर ठीक है, मीटर वजह। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालनी है। और क्या क्या दे रखा है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स 3 millimeter अपार्ट कनेक्टेड टू ए 12 volt बैटरी। फोर 4 into थाउजेंड वोल्ट 10 पर मीटर रेज टू पावर 3 निशु सर 4000 अंशु। पर मीटर। ठीक है, देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था E इज इक्वल टू dV/dr। तो ये स्मॉल के लिए है, यही चीज अगर आप टोटल के लिए करोगे तो V/R हो जाएगा, यानी D। V आपको दे रखा है 12 वोल्ट, R आपको दे रखा है 3 मिलीमीटर, मतलब मिली का मतलब 10⁻⁻3। तो ये गया 4 से, ये आ गया 4 इंटू में 10⁻3 वोल्ट पर मीटर। ये चीज हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसे आप 4000 भी कह सकते हो। कशिश क्लियर है? यस सर, ये तो आ गया था। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन, जिनकी आंसर आया गुड, शिवांशु एंड निशु, रचित का भी आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट इज 6 जूल। The work done in moving a charge of 3 coulomb between 2 points is 6 joule. What is the potential difference between the points? What is the potential difference between the points? It सर क्वेश्चन रिपीट कर दो, डिस्कनेक्ट हो गया। The work done in moving a charge of 3 coulomb. The work done in moving a charge of 3 coulomb between 2 points is 6 joule. 2 वोल्ट। What is the potential difference between the points? कितना बोल रहा मोहित? 2 वोल्ट। 2 volt, निशु 18 volt, ओके।
मोहित का आंसर Sir, पहले आगे कितना 2. 2 आ, ठीक है। और किसी का अलग आ रहा हो तो बता देना। सिंपल सी बात है, वर्क डन इज इक्वल टू 2 होता है volt. पोटेंशियल अपॉन में, सॉरी, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है पोटेंशियल का। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो वर्क डन कितना है 6 जूल, चार्ज कितना है 3 कूलम, तो 2 वोल्ट। ये वोल्ट आ गया आंसर। तो जिन्होंने 2 वोल्ट निकाला वेरी गुड। आपने इससे पहले एक क्वेश्चन दिया था, उसमें आपने लिया था वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल VA अपॉन में चार्ज, माइनस V। पोटेंशियल अपॉन में हाँ, चार्ज इंटू में चार्ज, हाँ वहाँ इंटू में चार्ज होगा, सॉरी वहाँ इंटू में चार्ज होगा, इंटू में चार्ज हो जाएगा, VB माइनस VA इंटू में चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the electrostatic potential due to an electric dipole at an equatorial point? What is the electrostatic potential due to an electric dipole at an equatorial point? बताइए। What is the electrostatic potential due to an electric dipole at an equipotiential point? कॉपी सामने खोल के बैठे हो गया, इतना ढूंढने में टाइम लगा देते इतनी देर में, आंसर आ जाना चाहिए अब तक तो, इतनी देर में। माइनस PE। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत नहीं, बढ़िया ठीक बहुत है। बढ़िया बहुत बढ़िया। एक तो इतना टाइम लगाया उसमें भी गलत, बाकियों को पता ही नहीं है, ढूंढने में लगे हुए हैं। Q1 वाला है ना, दिव्यांशु मिल गया, Q1। बहुत जल्दी मिल गया दिव्यांशु आपको, हैं? आंसर इज 0। इक्विपोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है डाइपोल की वजह से। ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब निकालते थे तो ये 0 आता है, ठीक है, और एक्सियल पे निकालोगे तब आपको कोई वैल्यू मिलेगी। चलिए इधर हो गया, थोड़ा आप चैप्टर 1 पे आते हैं। Question is, an electric dipole is placed at an angle theta from the direction of uniform electric field E. An electric dipole is placed at an angle theta from the direction of a uniform electric field E. What force and or torque is acting on dipole? PE, PE, सिर्फ PE। सर PE मतलब P क्रॉस E, PE sin थीटा। PE sin थीटा या PE क्रॉस E। और फोर्स, नेट फोर्स, और फोर्स पूछे तो कितना लगेगा? 0। ट्रांसलेशनल फोर्स 0 होगा। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू PE लगेगा जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं एक एंगल थीटा पे, ठीक है, तो वो कितना हो जाता है PE, उसके ऊपर टॉर्क लगता है। चलिए ये क्वेश्चन आया, एक ही का आंसर आया, बाकी सब A charge Q is placed at the center of a cube
A charge q is placed at the center of a cube. What is the total electric flux passing through the entire cube? A charge q is placed at the center of a cube. What is the total electric flux passing through the center of passing through the entire cube? बताएं. सर चार्ज दे रखा बस. हाँ जी, चार्ज दे रखा है. बहुत इजी है ये, बहुत बार समझाया हुआ भी है. नहीं, 0 नहीं होगा. Q by epsilon naught. Q by epsilon naught. Very good. Q by epsilon naught. According to Gauss theorem, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो Q by epsilon naught होता है अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होगा और किसी क्लोज सरफेस से वो कवर होगा तो उसके अंदर से जो फ्लक्स होगा वो Q by epsilon naught होगा. ये कितनी बार बताया, और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा. अगर एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, उसके बीच में सेंटर में Q चार्ज रखा है तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? Q by epsilon naught. ये हमेशा है. क्यूब है, सर्कल है, स्फेयर है, उसके सेंटर पे या उसके अंदर टोटल चार्ज जितनी भी दे रखा उस टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. ये फॉर्मूला होता है फ्लक्स का. आशीष क्लियर? में सर हम्म. सर वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वो कहाँ इस्तेमाल होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है. वो शीट का होता है, मतलब कि वो एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की. ये एप्लीकेशन है कि शीट है, ये चार्ज है, अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, अगर ये थिन शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. यही अगर थिक शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डबल हो जाएगा. ठीक है. इसी तरीके से अगर दो मेटेलिक प्लेट हैं जो कैपेसिटर के केस में हमने देखा है, कैपेसिटर के केस में देखा है, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? ये वाला पार्ट होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. ये गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम कहता है कि जो फ्लक्स आप निकालते हो E डॉट ds करके, वो क्यूब टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है अगर कोई चार्ज किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है, किसी से कवर है. जब भी कवर वाला केस देखोगे ना तो कवर वाले में सीधा आपको बिना सोचे लिख देना है Q बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स. ओके कशिश? ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को कितना आ रहा है, कितने बच्चों को आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा है, कितने टॉपिक्स आपके रह रहे हैं आपने सही से नहीं किए हैं, ये आप लोग खुद एनालाइज कर सकते हो. ठीक है. इससे आप समझ रहे होगे कि आपको चैप्टर कितना दोबारा पढ़ने की जरूरत है. व्हाट इज द, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं. व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस? व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, closed surface due to a charge located outside it? What is the net flux through a closed surface due to a charge located outside it? तो फ्लक्स क्या होगा इसका, नेट फ्लक्स क्या होगा? सर बाहर वाले को तो कंसिडर नहीं करते ना. तो आंसर क्या होगा?
कुछ नहीं होगा आंसर, कुछ नहीं होगा आंसर, 0 होगा। 0 होगा। What is the net flux through a closed surface due to a charge located outside? तो सिंपल सी बात है, अगर कोई क्लोज सरफेस है, और इस क्लोज सरफेस के बाहर अगर चार्ज रखा है तो जो फ्लक्स गॉस थ्योरम कहता है वो तो इसके अंदर की बात कर रहा है टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज अंदर 0 है, एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर क्या आ गया 0। बाहर वाले के काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा आप लोगों को कितना आ रहा है, आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं। दूसरी बात, असाइनमेंट मैंने भेजे हुए हैं, आप लोगों में से बहुतों ने, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है इनमें से किसी ने भी असाइनमेंट नहीं किया होगा, ठीक है। सिर्फ सोनिया का ही मेरे पास असाइनमेंट कंप्लीटेड आया है, और लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था उसमें भी सिर्फ आशीष का होमवर्क आया और किसी का होमवर्क नहीं आया, ठीक है। तो ये देखो आप लोग कितनी लापरवाही मैंने कर रहे सबमिट हो। कर दिया था। हाँ, तो आशीष ने कर दिया था सबमिट, मैंने देखा, बाकी किसी का सबमिशन नहीं आया है होमवर्क को लेके। तो आप लोग कितना केयरलेसनेस दिखा रहे हो इस चीज़ को लेके, ये आप खुद देख रहे हो, ठीक है। सामने नहीं हो तो नहीं तो एक एक थप्पड़ खा के जाते मेरे से, ठीक है। तो इसलिए होमवर्क, क्लास अटेंड नहीं की थी, तो क्यों नहीं की थी अटेंड? वो नेट खत्म हो गया, नेट खत्म हो गया था। तो होमवर्क सबमिट करें, क्लास में अभी लास्ट क्लास भी अपलोड कर दूंगा और इसको भी कर दूंगा, तो वो देखें और होमवर्क कंप्लीट करें, और जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करें। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को लेके आपने दोबारा रिवाइज करके पढ़ा है, तो उसके असाइनमेंट से क्वेश्चन उठाएं और उसको सॉल्व करें और देखें कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। क्योंकि अगर आप जब तक आप खुद लेके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको अपनी गलतियों का पता नहीं सर चलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया करो होमवर्क का एक बार रिमाइंडर। याद नहीं रहता है? बाइक चलाना याद रहता है? साइकिल चलाना याद रहता है? गेम खेलना है, पबजी तो खेलना याद रहता होगा, है ना रचित? सर बंद करा खेलना। बंद करा, मैं वो नहीं करोगे तो मैं ही करवा दूंगा बंद फोन करके। सो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 1 के जितने भी असाइनमेंट से क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें, और जो डाउट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में लेके आएँ। नेक्स्ट क्लास में अगेन ओरल टेस्ट चलेगा, ठीक है। तो अभी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंटिन्यू रहेगा, और मे बी मैं संडे को तो टेस्ट है आप लोगों का चैप्टर 7 का, ठीक है। तो अभी किसी को कोई और डाउट है अलग से तो पूछ सकता है। निशु, क्लियर हो रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है? निशु, हाँ। Yes. पढ़ाई करें। कशिश, कोई दिक्कत? मतलब अभी आप बीच में आए हैं तो ऐसा कुछ लग रहा हो कि सर ऐसे बीच में, मतलब ऐसा है कि अगर जरा से भी कोई बात ना समझ में आए तो पूछे जरूर। कशिश है नहीं गई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।